एक गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जीव यापन करता था। गांव के मुखिया देवलाल एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे और उसे अपने यहां काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने अमन को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया। अमन अब बड़ा हो चुका था। वह आज भी मुखिया के यहां ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन मुखिया ने अमन से कहा, अमन, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो अमन, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक लड़की है और हां, तुम्हारे शादी की जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया जी का एक बेटा भी था, राणा, जो यह सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है अमन की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो राणा। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। उसकी क्या औकात है? सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहां गया था तुम्हारा अपनापन? तब अमन की ने मेरी कितनी सेवा की। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर मुझे अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी शटियां जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे अमन जैसा बेटा दिया होता। राणा गुस्से से वहां से चला जाता है। इस फटीचर अमन का कुछ करना पड़ेगा। जब अपना ही सिक्का सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे? मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। इसी समय मुखिया अमन की शादी अंजलि से करवा देते हैं। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। यह बात तुम भी याद रखना और मालिक के मान सम्मान में कब कोई कमी मत रखना।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा दिल के अच्छे आदमी हैं। एक दिन अमन मुखिया जी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, राणा ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वह समझ जाए, वह दिल के बुरे नहीं है। इधर राणा बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। यहां घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन तिजोरी में से 2 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। मुखिया अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है। तभी मुखिया का बेटा राणा वहां आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। छोटे मालिक की तिजोरी से 2 लाख चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो यह बात है, चोर और कौन होगा? अमन ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो राणा? मुझे अमन पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था वह। तभी अमन वहां आ जाता है। क्या हुआ मालिक? आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो, इसकी मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। चोरी, और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहां है? वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिल्ला दिया। बस राणा, अब बहुत हो गया। अब और एक शब्द भी मैं अमन के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे अमन पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। अमन भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। इसने चोरी की है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका राणा। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं? नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे तलाशी के बाद आपको अमन के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले राणा के कमरे की तलाशी की जाती है, लेकिन वहां पर पैसे नहीं मिलते हैं। देखा, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि पैसे अमन ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। फिर अमन के घर की तलाशी ली जाती है और अमन के घर में पैसे मिल जाते। ये लीजिए, मालिक अमन के पलंग के नीचे रखे थे। ये देखकर अमन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। आखिर मेरे घर में यह पैसे कहां से आए? देखा पिताजी, आपसे मैं कब से कह रहा था कि पैसे अमन ने लिए हैं। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। नहीं मालिक, मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। पिताजी तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस को नहीं बुलाओगे और चलो यहां से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो?
मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी और चलो यहाँ से। मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है, और ये पैसे हमारे घर पर कब आए, किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो मैं नहीं जानता। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। सुनिए जी, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मालिक को कैसे समझाऊं? और दूसरे दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है। सारे गांव वाले अमन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अमन को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उस दिन से मुखिया जी ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, न ठीक से खाते हो न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर अमन गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर अमन है ना, जिसने मुखिया के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान से कुछ चुरा ले। निकल यहाँ से। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन विजय सिंह के पास जाकर काम के लिए पूछता है और सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तभी वहां पर सेठ की पत्नी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुखिया ने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। यहाँ तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई। फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, भाग्यवान नहीं रखूंगा। अमन, तुम जाओ भाई। तुम्हारी वजह से मैं मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अमन निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर अमन की पत्नी को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो, ये उस अमन की पत्नी है ना। मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। जो मुखिया जी जैसे अच्छे आदमी को फंसा के रखा था इन दोनों ने। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इन दोनों को होंगे हाथ पकड़ा है। इनके घर पर नगद रुपए मिले हैं। वह घर चली जाती है। घर पर अमन को देख पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ सब्जी नहीं लाई? सब्जी दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। फिर एक दिन अमन के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अमन, सेठ विजय सिंह ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो जल्दी से। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे काम तो मिल गया। मैं निकलता हूँ। और दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ विजय सिंह उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देते हैं। ये लो भाई अमन, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आया करना।
बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूं सेठ जी, कल समय पर आ जाऊंगा। अमन खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद सेठ विजय मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया जी, जैसा आपने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूं। एक दिन राणा एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो यह बात है। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और रघु के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहां सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही अमन के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूं वह सेठ अमन को कैसे काम पर रखता है। उस अमन को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है मालिक। यह सारी बातें मुखिया सुन लेते हैं और अमन के लिए उनका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वे राणा के कमरे में जाकर बोलते, अच्छा तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे अमन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। तुम इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस अमन पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। यहां तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा। कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। राणा कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। अगले दिन मुखिया सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हैं और उसके बेटे की वजह से अमन को जो झेलना पड़ा, उसके लिए मुखिया उसे अपनी 20 एकड़ की जमीन रघु के नाम अमन के नाम करते हैं। पुलिस राणा और उसके नौकर को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर देता है।